हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद एकेडमी। दिस इज़ डॉक्टर दीपिका बेलवाल। तो आज हम पढ़ेंगे गृहिणी का थर्ड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? गृहिणी क्या होती है, उसका एक्सप्लेनेशन पूरा, भेद, पूर्व रूप, स्वरूप, लक्षण। नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था गृहिणी की चिकित्सा। अब कुछ चीज़ें तो छूट जाती है, वो हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। आचार्य माधव के अकॉर्डिंग गृहिणी के भेद कितने होते हैं? 6। ठीक है, तो इसमें से 4 तो चरक वाले होते हैं जो हमने पढ़े थे, वात, पित्त, कफ और सन्निपातज। और 2 क्या होता है इसमें? घटी अंतर्ग्रहणी और संग्रहणी। घटी अंतर्ग्रहणी और संग्रहणी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं घटी अंतर्ग्रहणी। हमें इधर इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है क्योंकि और तो हमने पहले पढ़ चुका है घटी अंतर्ग्रहणी और संग्रहणी, उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे घटी अंतर्ग्रहणी। घटी अंतर्ग्रहणी, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, घटी मतलब घड़ा, है ना, ग्रहणी, घटी यंत्र मतलब घड़ा और ग्रहणी। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट पार्श्व में शयन करता है, अर्थात जब करवट लेके पेशेंट सोता है, तब उसे पेन होता है और क्या होता है, उसे ऐसी आवाज आती है जैसे जब पानी भरता है घड़े पे, तो उस टाइम जो आवाज आती है ना गुड़गुड़ की, जैसे नदी बह रही है और पानी भर रहे हैं हम घड़े से। पुराने जमाने में जब भी हमारी संहिताएं लिखी गई है, उस टाइम लोग घड़े में नदियों से पानी भरते थे, तो उस टाइम के अनुसार इन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब घड़े से हम पानी भरेंगे बहती नदी में से, तब जैसे गुड़गुड़ की आवाज आती है पानी भरते टाइम, वैसी आवाज इसमें आती है जब पेशेंट करवट लेके सोता है। तो इसलिए इस गृहिणी का नाम रख दिया गया घटी यंत्र गृहिणी। तो इसमें बस 2 पॉइंट हैं आपके। क्या है? जब पेशेंट पार्श्व में शयन करता है, तो उसे शूल होता है ना। इसका मतलब क्या है? पेन होता है। प्लस क्या है? गल, जल, घटी, ध्वनि ही। इसी वजह से इसका नाम रखा गया घटी अंतर्ग्रहणी। मतलब गल जल मतलब गला, जो घड़े का गला है उसमें से जब हम पानी भरते हैं, जल भरता है, तब जो ध्वनि आती है, ध्वनि मतलब साउंड, तो वो साउंड की वजह से इसे हम घटी अंतर्ग्रहणी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है 6th संग्रहणी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वाइवा में पूछा जाता है, ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है संग्रहणी, कि संग्रहणी क्या है, क्योंकि ग्रहणी तो चरक में भी बताइए, सब बताया जाता है, बट संग्रहणी क्या है तो ये पूछा जाता है ना। तो आपको ये बताना है कि संग्रहणी एक भेद है गृहिणी का, जो आचार्य माधव ने बताया है माधव निदान में। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसमें किस दोष से ये होती है, कौन कौन से दोष इन्वॉल्व होता है, तो बहुत तेजी याद रखना, आम प्लस वात। जो आमवात में इन्वॉल्व होता है वो भी आमवात होता है, तो इसमें भी आमवात होता है, ऐसे लर्न रखना है आपको। ठीक है, दोष हो गए इसके आम और वात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है सबको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बच्चे पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एमओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है इसके पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि दिवा प्रकोप भवति रात्रो शांति व्रजेत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दिवा प्रकोपो भवति रात्रो शांति व्रजेत। इसका मीनिंग क्या है कि दिन में तो पेशेंट को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, डिजीज बढ़ती है, बट रात्रि में शांति हो जाती है, रात में ये नहीं होती है। ये क्लिनिकली भी देखा जाता है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, ये कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि ऐसी चीजें बहुत जगह कही गई है ना, कि दिन में प्रकोप होता है, रात्रि में शांति होती है, या कहीं में कहा गया है कि रात्रि में होता है, दिन में शांति होती है। तो इसलिए आप लोगों को ये लर्न रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है ना, दशात व, ये पॉइंट है दशाद व पक्षान मासाद व नित्यम व अपि अथ मुंचति। ये आपको संस्कृत में याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आपको इनका मीनिंग पता चले, है ना। इसे आप हिंदी में ही लर्न कर लेंगे कि दशाद मतलब 10 दिन, पक्षात मतलब 15 दिन, एक पक्ष 15 दिन का होता है ना, और मासाद मतलब 1 मंथ। ठीक है, या नित्यम हमेशा, कंटिन्यूअस। ठीक है, इसे आप लोग हिंदी में ही लर्न रख लेंगे। ये इसलिए मैंने यूज किया क्योंकि कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है, तो बच्चों को हिंदी में तो लर्न रहता है, बट संस्कृत में वो नहीं पहचान पाते कि क्या है, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, इस डिजीज के बारे में कहा गया है कि वेग के रूप में आती है,
जैसे अपस्मार के लिए कहा गया है ना, कि वेग आता है। जैसे माइग्रेन है, माइग्रेन भी वेग के रूप में आती है। जैसे किसी पेशेंट को धूप में निकलते ही माइग्रेन का पेन शुरू होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो वेग के रूप में आती है ना, ट्रिगर होती है, जो किसी ना किसी चीज से ट्रिगर होती है। जैसे अभी तो पेशेंट नॉर्मल होगा, बट अगर वो ट्रिगर पॉइंट उसका आ गया तो तुरंत उसको डिजीज शुरू हो जाएगी, सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो ये होता है वेग फॉर्म में। तो इसके भी वेग आता है, कितने कितने दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, मास में, 1 मंथ में, या नित्य या हमेशा बना रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया इसके बारे में। अब इसके बारे में थर्ड पॉइंट होता है इसका मल का स्वरूप क्या है। ठीक है, मल के लक्षण बताए गए हैं इसमें कि पेशेंट को संग्रहणी में मल किस तरीके का निकलेगा। तो मल के लक्षण में क्या कहा गया, द्रवम शीतम घनम स्निग्धम सकटि वेदनम आमम बहु सपैच्छिल्यम सशब्दम मंद वेदनम। पहले इनका मीनिंग समझ लेंगे। द्रव मतलब लिक्विड होगा, कौन सी कंडीशन, अतिशिष्टम अतिबद्धम, है ना। द्रवम शीतम मतलब ठंडा, घनम, घन इसलिए यूज हुआ है कि इसमें ना आम आता है। आम जैसे अगर आप लोगों ने क्लिनिकल क्लास अटेंड किए हैं या सुना होगा कभी अपने घर में भी, आव आता है। जैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आव आ रहा है, स्टूल में आव आ रहा है ना। तो आव वही होता, आव जो होता है एक स्टिकी सा म्यूकस के जैसा सब्सटेंट होता है, कि म्यूकस सब्सटेंस स्टिकी टाइप्स होता है ना। आप लोगों ने खुद में भी हो सकता है कभी नोटिस किया हो, एक स्टिकी म्यूकस निकलता है विद स्टूल, उससे बोलते हैं आम या आव। और उसका स्वरूप होता है घन, स्निग्ध, शीत, द्रव। द्रव तो स्टूल के लिए यूज हुआ है, मल द्रव आता है, शीत ठंडा, और घन उस म्यूकस युक्त मल, तो म्यूकस होता है वो घन। स्निग्ध, सकटि वेदनम, कटि मतलब कमर, कमर में पेन होता है, वेदना मतलब पेन, कमर में पेन। आमम, आम वही म्यूकस सब्सटेंस के लिए यूज हुआ है, आम। बहु मतलब बहुत सारा, मल ज्यादा निकलता है। सपैच्छिल्यम पिछलता युक्त मतलब चिपचिपा, तो म्यूकस चिपचिपा होता है। सशब्दम मंद वेदनम, जो स्टूल होगा मल हमारा शब्द के साथ निकलेगा, है ना, साउंड आएगी। और मंद वेदनम हल्का पेन होगा, ड्यूरिंग डिफिकेशन साउंड आएगी और पेन होगा। ठीक है, तो अब ये शब्द हैं तो याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। किसी किसी बच्चों को तो याद हो जाता है, बट किसी किसी को नहीं याद होता, कि जैसे शीत है कि क्या है, स्थिर है क्या है ना, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है ना। तो ट्रिक देखेंगे हम, ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक क्या है, 10 घूसे मारे कटी में। ठीक है, 10 घूसे मारे कटी में, उसके बाद क्या हुआ, पहले ये लिख लेते हैं हम, रुको, यहाँ पे 10 घूसे मारे, घूसे मतलब मुक्का, पता है ना सबको, मारे कटी में, कटी मतलब कमर। ठीक है, उससे क्या होता है, 10 घूसे तो उसकी कमर में मार दिए, उससे क्या हुआ, उसका मल निकला। कैसा मल निकला, मतलब बहुत सारा मल निकला उसका। ठीक है, बहुत सारा स्टूल निकला, बहुत, फिर आम और पिछलता युक्त, बहुत सारा आम और पिछलता युक्त मल निकला उसका। ठीक है, विद शब्द एंड मंद वेदना, विद शब्द एंड मंद वेदना। बस इतनी सी ट्रिक है, इससे आपको पूरा श्लोक याद हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि इन्हें श्लोक फॉर्म में याद रखे, बस टर्म्स याद होने चाहिए आपको। द्रव, शीत, घन, स्निग्ध, कटि, वेदनम, ये वाली टर्म्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती है, आपके बीएमएस के एग्जाम्स में भी आती है, और वाइवा में, इंटरव्यू में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये पूछा जाता है। तो अगर आप मल के लक्षण बता देंगे तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है ना। तो 10 घूसे मारे, अब देखो इसको हम ब्रेक करते हैं, ये क्या है, द से द्रव, स से शीतम, घू से घनम, स से स्निग्धम, कटि से कटिवेदनम। ठीक है, बहुत से बहु, आम, पिच्छिल्यम, सशब्दम, मंद वेदना। तो ठीक है, अब द से क्या बताया था मैंने आपको, द्रवम, स से शीतम, फिर घ से घनम, फिर स से स्निग्धम। ठीक है, फिर कटि से कटिवेदनम। अब ये तो साफ पता ही चल रहा है, बहुत से बहु है, आम से आम, पिच्छिल्यम, सशब्दम, मंद वेदनम। तो देखो ये पूरा इतनी सी ट्रिक में याद हो गया, और ये बहुत इजी ट्रिक है कि 10 घूसे मारे कटी में, बहुत सारा आम पिछलता युक्त मल निकला शब्द और मंद वेदना के साथ। बस बहुत सारा मल निकला आम पिछल युक्त शब्द वेदना के साथ। अगर इसको आप 3-4 बार रिपीट करोगे ये आपको याद हो जाएगा। बहुत इजी ट्रिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ट्रिक हम उन्हीं के बनाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिन्हें लर्न करने में मुश्किल होती है ना। अब नेक्स्ट आता है भस्मक रोग। ठीक है, भस्मक रोग, या जिसे चरक ने क्या बोला है, अत्याग्नि।
ये आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चरक ने भस्मक रोग का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने ये टर्म यूज नहीं करी है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है ना, कॉलेज लेवल के एग्जाम्स में तो आप लिख दोगे चलेगा, बट जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करोगे तो उसमें आ जाता है कि भस्मक रोग का वर्णन किसने किया है, तो चरक ऑप्शन में होता है, बच्चे चरक में टिक कर देता है, जबकि ये गलत है। चरक ने क्या वर्ड बोला है, अत्याग्नि। चरक ने अत्याग्नि को एक्सप्लेन किया है, चरक ने भस्मक रोग को एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, चरक ने भस्मक रोग को एक्सप्लेन नहीं किया है, चरक ने क्या एक्सप्लेन किया है, अत्याग्नि। ठीक है दोनों सेम ही, बट चरक ने अत्याग्नि वर्ड से यूज किया, ये आपको याद रखना है। अब भस्मक रोग का वर्णन किसने किया है, फिर भस्मक रोग के लिए आप याद रखोगे इसका वर्णन किसने किया है, एक ट्रिक है वृषियो। ठीक है, वृषियो ट्रिक याद रखोगे आपकी, ये भस्मक रोग इज इक्वल टू वृषियो। वृषियो में क्या क्या आता है, वृंदमाधव, श से क्या आता है, शारंगधर। ठीक है, य से क्या आता है, योग रत्नाकर। इन तीनों ने भस्मक रोग का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने क्या किया है, अत्याग्नि का वर्णन किया है, तो हम यहाँ पे अत्याग्नि पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आता है दोष। दोषों की स्थिति क्या होती है इसमें, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आप पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्षीण कौन सा दोष होगा, अत्याग्नि है, अग्नि बढ़ रही है, तो अग्नि किससे बढ़ती है, पित्त से, तो क्या कौन सा दोष में डिक्रीज होगा, कौन सा दोष डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली कफ, है ना, कफ और पित्त अपोजिट चलता है, क्षीण कफ है, कफ कम होगा। अब क्या होगा, पित्तम कुपित्तम, क्या कुपित हो रहा है, पित्त, पित्तम कुपित्तम, क्षीण कफ है, पित्तम कुपित्तम, पित्त कुपित हो रहा है, कफ क्षीण हो रहा है। अब बच गया क्या, वायु। तो इन दोनों को आपने लर्न रखना कि कुपित क्या हो रहा है, क्षीण क्या हो रहा है, और जो रेस्ट है वो है वायु। वायु क्या होगा, मारुत अनुगम, मतलब मारुत साथ लगी रहती है ना। अब क्योंकि कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वायु की वजह से, तो मारुत अनुगम, वायु साथ में लगी रहती है। ये याद रखना आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन वायु से ही पूछता है कि मारुत का क्या स्थिति रहती है। ठीक है, कभी बोल देंगे प्रकोप, है ना, कभी क्षीण कर देंगे, तो कोई प्रकोप में लगा देगा टिक, कोई क्षीण में लगा देगा टिक, जबकि इसमें टिक किस में लगाना, अनुगम, साथ लगी रहती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायु का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोषों की स्थिति देख ली हमने, है ना। अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है, अब हम इसकी चिकित्सा देखेंगे। ठीक है, इसके चिकित्सा में क्या बताया गया है, इसकी चिकित्सा के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से ही बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है मुहुर्मुहुः अजीर्णे अपि भोजनस्य उपहार्येत। मुहुर्मुहुः मतलब बार बार, अजीर्णे अपि, ये बुक में कंबाइन करके दे रखा है वर्ड, तो जीर्ण नहीं पढ़ना है, ऐसे लिखा हुआ है देखो बुक में, मुहुर्मुहुः जीर्णे अपि, ऐसे, तो बीच में र आया है ना, तो संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा, मुहुर्मुहुः अजीर्णे अपि भोजानी होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो भोजानी, अस्य मतलब उससे, पेशेंट के लिए यूज हुआ है, उपहार्येत मतलब देना है, मुहुर्मुहुः मतलब बार बार। ठीक है, बार बार, अगेन एंड अगेन पेशेंट को खाना देना, कैसी अवस्था में, अजीर्णे अपि, मतलब जब उसे अजीर्ण हो, पहले का खाया हुआ खाना डाइजेस्ट ना हुआ हो, उसके बावजूद उसे नेक्स्ट मील देनी है और खाना देना है। क्यों, क्योंकि उसकी अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उसे अग्नि को कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, तो उसे हम क्या दे रहे हैं, खाना देंगे उसे। ऐसा नहीं देखना कि यार पहले का खाना तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आयुर्वेद में तो कहा गया है कि जब खाना पहले का डाइजेस्ट होता है उसके बाद ही नेक्स्ट मील देते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना, इसमें ये एक्सेप्शन है। कोई आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब अजीर्ण में भी भोजन दिया जाता है, तो आपको वहां पे बोलना है कि अत्याग्नि। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है जब अजीर्ण में भी भोजन दिया जाता है। ये चरक ने बताया हुआ है चिकित्सा 15 पे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ये लर्न रखना है। अब नेक्स्ट इसमें आता है भुक्त्वा प्रस्वप्नम दिवाम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसका मतलब क्या है, खाने के बाद सोना है दिन में। ठीक है, अब देखो ये सारी कंडीशन कफ को बढ़ाने वाली है, जैसे अजीर्ण में भोजन खाएंगे कफ बढ़ता है, दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है, और सोने से भी कफ बढ़ता है। जैसे नॉर्मली क्या बोलता है, खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, है ना, अब इसमें क्या गया, खाने के बाद ही सोना है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें कफ को बढ़ाना है, क्योंकि अग्नि पित्त है,
कफ ठंडा है, ठीक है, तो पित्त बढ़ा है बहुत ज्यादा, है ना, कफ क्षीण है, तो कफ को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, वो एक्टिविटी से जिससे कफ बढ़े, तो इसलिए कहा गया है भुक्त्वा प्रस्वप्नम दिवाम, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि और भी जगह है, और भी डिजीज है जहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस यूज हुआ है, कंडीशन या डिजीज, ठीक है। तो इसको आपने लर्न रखना है कि गृहिणी की चिकित्सा में क्या सेंटेंस यूज हुआ है। 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन ये आपने देख ली, भुक्त्वा प्रस्वप्नम दिवाम। तो मैं आपको तीनों कंडीशन बता रही हूँ, नोट डाल के लिख लीजिएगा इसे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे लेक्चर्स के तो, ठीक है। सबसे पहले हम इजी में जाते हैं, भुक्त्वा च स्वप्ताम दिवाम, ठीक है, खाना खा के सोना है, मीनिंग सबका सेम ही है, बस आपको ये सेंटेंस लर्न रखना क्या किस में कहा गया, भुक्त्वाम च स्वप्ताम दिवाम, ये किस में कहा गया, मास्वः स्रोतदुष्टि हेतु, मास्वः स्रोतो दुष्टि हेतु, ठीक है, मास्व स्रोतो दुष्टि हेतु में क्या करें, भुक्त्वाम च स्वप्ताम दिवाम। अब दूसरा आता है ये भुक्त्वाम प्रस्वप्नम दिवाम, ये किसमें कहा गया है, अत्याग्नि की चिकित्सा में कहा गया है, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस पहले जान लो क्या, इसमें प्र वर्ड यूज हुआ है, इसमें प्र वर्ड यूज हुआ है, ये प्र वर्ड, ठीक है, इसमें प्र वर्ड नहीं है, इसमें डायरेक्ट स्वप्ताम है, इसमें आगे प्र लग गया, प्रस्वप्नम, ठीक है, प्र से याद रखो, मैं प्र से ही याद रखती हूँ, तो प्र आ गया है तो अत्याग्नि। अब थर्ड क्या है, भुक्त्वाम दिवाम प्रस्वप्न, भुक्त्वाम दिवाम प्रसप्ताम, भुक्त्वाम दिवाम प्रसप्ताम, और ये किसमें, रक्त दुष्टि निदान, ठीक है, रक्त दुष्टि निदान में। अब देखो ये दोनों सेम है, इन दोनों में प्र वर्ड यूज हुआ है, अब मैं बताऊंगी कैसे याद रखना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें प्र नहीं है, तो जिसमें प्र नहीं है, तीनों सेंटेंस में क्या मतलब आ रहा है कि खा के दिन में सोना है, ठीक है, ये तो तीनों में आ गया। अब क्या है जिसमें प्र नहीं है वो हो जाता है मास्वः वाला, ठीक है, मास्वः स्रोतदुष्टि हेतु, ये तो निकल गया साइड, ठीक है। अब बच गए ये दोनों, तो इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, दोनों में प्र तो है, बट ज्यादा कफ किस में बढ़ाना है हमें, पहले बताओ, कफ हमें किस में बढ़ाना है, हमारा मोटो ही कफ बढ़ाना किस में है, अत्याग्नि में, है ना, तो अत्याग्नि में ज्यादा कफ वाली चीज है। अब देखो 2 वर्ड है, दिवाम और स्वप्नम, तो दिन, इन दोनों शब्दों को अलग अलग देखो, किससे कफ बढ़ता है, दिन से कफ बढ़ता है कि सोने से कफ बढ़ता है। दिन वर्ड का तो कोई ऐसा है नहीं कि दिन से कफ बढ़े, अकेला दिन वर्ड है तो ऐसा है क्या कफ बढ़ेगा ना, बट अकेला स्वप्न वर्ड है सोना, तो उससे कफ बढ़ेगा। दिन से कफ नहीं बढ़ता है, दिन में सोने से कफ बढ़ रहा है, तो अकेला दिन शब्द की वैल्यू नहीं है, बट सोने की है, और हमें कफ किस में बढ़ाना है, अत्याग्नि में। तो अत्याग्नि में पहले क्या आएगा, पहले नंबर पे गुड, स्वप्न, ठीक है, तो सोना पहले आएगा तो अत्याग्नि है, और उसका जस्ट अपोजिट है ये रक्त दुष्टि निदान, ठीक है, ये इसका अपोजिट, ऐसे याद रखना है आपको, अपोजिट, दोनों याद नहीं रखना है, दोनों याद रखोगे तो भूल जाओगे, एक याद रखो, अत्याग्नि वाला याद रखो, ठीक है, और इससे करो कि इसका अपोजिट है, और इसमें कफ बढ़ाना है तो सोने से कफ बढ़ा, तो पहले सोना, ठीक है। और प्रवर्ड, इसमें 2 याद रखना, पहले सोना और प्रवर्ड, इसमें पहले सोना बट प्रवर्ड नहीं है। तो बस ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अब गृहिणी को हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं, तो गृहिणी को हम कोरिलेट करते हैं आईबीएस से। आईबीएस का मतलब क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, बाउल मतलब इंटेस्टाइन, इरिटेबल मतलब इरिटेट हो रही है, सिंड्रोम मतलब होता है मिक्सचर ऑफ सिम्टम्स, बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखते हैं इसमें, ठीक है, तो इसलिए कहा गया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। तो ये क्या होता है, ये क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है, क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन जैसे संग्रहण में भी बताया गया है कि चिरकाली होती है, जैसे संग्रहण में हम देखते हैं, संग्रहणी, अरे एक पॉइंट आपका मिस हो गया है, जहां पे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या एक पॉइंट है लास्ट, दुर्विज्ञ
दुष्चिकित्से दुर्विज्ञ दुष्चिकित्से चिरकाल अनुबंधिनी। ठीक, ये पॉइंट मिस हो गया था गलती से, तो इसे आप ऐड कर लीजिएगा। मल के लक्षण के बाद ये पॉइंट है, 4th पॉइंट। ठीक है, चाहे तो ट्रिक के बाद लिख देना, कहीं भी लिख देना। ये एक पॉइंट है, दुर्विज्ञ दुष्चिकित्से चिरकाल अनुबंधिनी। टोटल 4 पॉइंट है और एक दोष। तो दुर्विज्ञ मतलब बहुत डिफिकल्टी के साथ इसका डायग्नोसिस होता है। तो विज्ञ मतलब जानना, दुर मतलब कठिनता, तो दुर्विज्ञ। दुष्चिकित्सा मतलब चिकित्सा ट्रीटमेंट, दुष मतलब कठिनता के साथ। पहले तो डायग्नोसिस दिक्कत से होती है, फिर डायग्नोस हो भी जाए तो इसकी चिकित्सा बहुत दिक्कत लगती है होने में, इसकी चिकित्सा इजीली नहीं हो पाती। और चिरकाल अनुबंधिनी मतलब लंबे टाइम तक लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि अभी मेडिकेशन खाया ठीक हो जाएगी, दोबारा कभी नहीं होगी। ये लंबे टाइम तक लगी रहती है ना, क्योंकि वैसे भी ट्रिगर होती है, इसके ट्रिगर पॉइंट्स होता है, तो लंबे टाइम तक लगी रहती है। तो ये 4th पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक, तो वही चीज IBS में ही बताई गई कि क्रोनिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इट अफेक्ट्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, GI ट्रैक्ट को ये अफेक्ट करती है। अब इसके कॉज क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है? कॉज इसका है अननोन, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। बहुत सारे डिजीज है जिनके कॉज अननोन होता है, तो उन्हीं में से ये भी एक है, इसका कॉज इज अननोन। अब बट इसमें है कि ट्रिगर होता है किसी किसी चीज से, है ना, ट्रिगर्ड फैक्टर। ट्रिगर, अब व्हाट ट्रिगर्स इट? ठीक है, क्योंकि वेग के रूप में आता है, इसको कुछ ना कुछ ट्रिगर करता है। तो क्या इसमें ट्रिगर फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसमें स्ट्रेस। जो पेशेंट स्ट्रेस में होता है, टेंस्ड होता है ना, उनको ये बहुत ज्यादा होता है। तभी होता है, जैसे नॉर्मल रहेगा, बीच में पेशेंट कोई नॉर्मल रहेगा, बट जब अचानक से उसको स्ट्रेस आता है तो उस टाइम ये कंडीशन होने लगेगी फिर IBS की। वैसे नॉर्मल है, बट जैसे स्ट्रेस आया तो उस टाइम इसके सिम्टम्स आने लग जाएंगे, इसका वेग स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेस और टेंशन। नेक्स्ट आता है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस में क्या आता है, जैसे किसी किसी को ना मिर्च खा के होने लगता है तुरंत। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको क्या होता था, जैसे कुछ भी वो मिर्च का खा लेगी, जैसे चाउमीन या कुछ भी जिसमें थोड़ी सी मिर्च हो, तो उसको टेस्टी तो लगता था, वो खाती थी, बट फिर उसे IBS स्टार्ट होने लग जाता था, है ना, क्योंकि वो उसका ट्रिगर फैक्टर था। तो यही होता है फूड इंटॉलरेंस। किसी को क्या होता है, जैसे ग्लूकोज इंटॉलरेंस सुना होगा आपने, है ना, कि ग्लूकोज ज्यादा लेता है तो उनको शुरू होता है। किसी को पनीर, किसी को भी किसी भी फूड से हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मिर्च से ही होगा, बट ये है इस वर्ड का मतलब फूड इंटॉलरेंस। किसी पर्टिकुलर फूड जब पेशेंट इनटेक करता है तो उसे IBS स्टार्ट हो जाता है। एक स्ट्रेस, एक फूड इंटॉलरेंस, ये 2 मेन ट्रिगर फैक्टर्स है। और फिर आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री रही होती है पेशेंट को IBS की, तब भी ये होने के चांसेस रहते हैं। और 3rd फैक्टर है इसका फैमिली हिस्ट्री। जैसे किसी को फैमिली में रहा हो, जैसे पेरेंट्स में ऐसे रहा हो, है ना, तो उसको होने के चांसेस होता है। तो 3 फैक्टर्स है इसके, स्ट्रेस, फूड इंटॉलरेंस, फैमिली हिस्ट्री। स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया, टेंशन ट्रिगर करता है। फूड इंटॉलरेंस, कोई भी खाने से इंटॉलरेंस हो सकती है, तब ट्रिगर होता है IBS। फिर तीसरा आता है फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है इसके, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है, पेन होगा, है ना, मतलब क्रैम्प्स मतलब मरोड़ टाइप दर्द उठेगा, मरोड़ के साथ। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि दर्द उठता है, अचानक से पेट में दर्द उठता है बहुत ज्यादा, और अर्ज होती है डिफिकेशन की। नेक्स्ट है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मीनिंग है कि पेट से गुड़गुड़ की आवाज आना, वो होती है ब्लोटिंग। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहेंगे, ब्लोटिंग रहेगी। और क्या होगा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आयुर्वेद से कोरिलेट होता है। जैसे कि क्या है ये, कॉन्स्टिपेशन होगा, और क्या होगा, डायरिया। या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या तो डायरिया होगा। और क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द 2। इसका मीनिंग क्या है, देखो,
वही जो आयुर्वेद में कहा गया, या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या तो डायरिया होगा, या दोनों ऑल्टरनेट में होते रहेंगे। जैसे अभी कॉन्स्टिपेशन है, फिर डायरिया हो जाएगा, फिर दोबारा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर डायरिया हो जाएगा, ये है। तो ये जो सिम्टम है ये आयुर्वेद से कोरिलेट बहुत ज्यादा करता है। इसी वजह से गृहिणी को हम IBS से कोरिलेट करता है। गृहिणी में भी संग्रहणी को, क्योंकि संग्रहणी में वेग बताए गए हैं, है ना, और जो बताया दिवा प्रकोप भवती रात्रो शांति, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो इसलिए पूरी गृहिणी को हम IBS से कोरिलेट करते हैं। अब चिकित्सा तो आयुर्वेद की ही है ना, इसकी नीड नहीं है। जितना इनफ था उतना मैंने आपको बता दिया है। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है, UG के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जितना मैंने बताया उतना इनफ है। ज्यादा कोई नीड है नहीं वैसे करने का। 3 वर्ड आए गए हैं चरक में, 3 वर्ड कहे गए हैं, समशन, विषमशन और अध्यशन, है ना। समशन, विषमशन, अध्यशन, इनसे क्या होता है? इससे क्या होता है? त्रीणी एतानि मृत्युम वा घोरान व्याधिन सृजन्ति। इसका मीनिंग क्या है? ये तीनों वो किसके लिए यूज हुआ है? समशन, विषमशन और अध्यशन। ये तीनों क्या करता है? मृत्यु या तो डेथ कर देता है, और वा मतलब है और, घोरान व्याधि सृजन्ति, घोर मतलब बहुत बड़ी, व्याधि मतलब डिजीज, सृजन्ति मतलब जन्म देते हैं। ये तीनों क्या करते हैं? इधर इससे डेथ हो जाती है और कोई बहुत बड़ी व्याधि उत्पन्न होती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये सेंटेंस किसके लिए यूज हुआ है? ये इन तीनों के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब हम इन तीनों का मीनिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समशन। समशन मतलब क्या होता है? समशन से अगर नॉर्मल आप वर्ड सुनते हो तो आपको क्या लगता है कि जो खाना हम प्रॉपर लेता है वो समशन? आप बताइए, समशन से आपको क्या लगता है? बट ये गलत है। समशन मतलब ये नहीं होता कि हम प्रॉपर अमाउंट में या प्रॉपर फूड ले रहे हैं। समशन का मतलब होता है पथ्य व अपथ्य मिक्स करके जब खाता है, पथ्य अपथ्य आहार मिक्स करके जब लेते हैं तो वो होता है समशन। या आपको वर्ड याद रखना, पथ्य अपथ्य मिक्स करके जो लेता है वो होता है समशन। ये इंपॉर्टेंट है समशन में कि पथ्य अपथ्य मिक्स जो होगा वो समशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है विषमशन। विषमशन में क्या है? बहु। विषमशन मतलब क्या है? विषम वर्ड मतलब क्या है? विषम मतलब नॉट इन प्रॉपर। अब प्रॉपर वो अमाउंट भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, विषम क्या है? बहु, या तो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है पेशेंट। अल्प में तो बहुत कम। अप्राप्त मतलब खा ही नहीं रहा, या तो बहुत ज्यादा खा रहा है या तो कम खा रहा है तो खा ही नहीं रहा। फिर अतीत काले हो मतलब क्या? अतीत काल में खा रहा है वो। जैसे खाने, अगर जैसे ब्रेकफास्ट करता है वो मॉर्निंग में 8 AM, ठीक है, 8 बजे वो नाश्ता कर लेता है, बट वो खा रहा है 11 बजे 12 बजे। और अगर जैसे लंच करता है वो नॉर्मली 1 बजे, बट वो करा 3 बजे 4 बजे, तो ये क्या? अतीत काल, ठीक है। बहु, अल्प, अप्राप्त, अतीत काल अगर भोजन करता है तो उसे बोलेंगे विषमशन। समशन हो गया, विषमशन हो गया। लास्ट आता है अध्यशन, ठीक है। अध्यशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब दोबारा खाना, जैसे अगर पहले खाया हुआ खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, नहीं पचा है, और तुम दूसरा खाना खा लेते हो, दूसरी मील ले लेते हो, तो उसे बोलेंगे अध्यशन। आपको बस इतना वर्ड याद रखना है, भुक्तम पूर्व अन्य शेषे। मीनिंग क्या है इसका? कि भुक्तम मतलब खाना, पूर्व अन्न शेषे, शेष मतलब बचा हुआ होना, मतलब बचा हुआ, पूर्व मतलब पहले का, अन्न जब पहले खाया हुआ अन्न शेष है मतलब बचा हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसके बाद भी अगर तुम दोबारा खाना खा लेते हो, भुक्तम खाना खा लेते हो, तो उसे हम बोलेंगे अध्यशन, ठीक है। तो तीनों वर्ड हो गए। समशन मतलब पथ्य अपथ्य मिक्स, विषमशन मतलब बहुत ज्यादा या बहुत कम, या खाना ही नहीं, या लेट खाना, और अध्यशन मतलब पहले का खाना जब डाइजेस्ट नहीं हुआ और तुम दोबारा खाना खा रहे हो, तो ये अध्यशन हो गया। तो ये तीनों क्या करता है? या तो डेथ करता है या तो घोर व्याधि को जनरेट करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो ये गृहिणी के पूरे 3 पार्ट कवर हो गए। इसमें आपका सारा चीज मैंने कवर कर दिया है, और जितना इनफ है, सफिशिएंट है। इसके ऊपर आप लोगों को कुछ और पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो इस वीडियोस को बार बार आप देखिए, इन वीडियोस को, तो आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर होता जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।